नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें हम आपके जो ऐसे जीके के क्वेश्चन हैं जो आपसे अलग अलग पेपरों में पूछे गए हैं, चाहे वो केंद्र के हों, चाहे वो सेंटर के हों, रेलवे के हों, एसएससी के हों, उनके एग्जाम के क्वेश्चंस को यहाँ पर हम कवर करते हैं। और ना सिर्फ इनको कवर करते हैं, इनसे रिलेटेड आपके एक्स्ट्रा फैक्ट को भी कवर करते हैं, जिससे आपको क्वेश्चंस का आइडिया लग जाता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनका सॉल्यूशन हो जाता है और एक्स्ट्रा फैक्ट के माध्यम से आपका रिवीजन भी यहाँ पर हो जाता है। आज हम इस सीरीज की 55वीं क्लास को यहाँ पर कवर करेंगे। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ में कल हमने ऐसे जीके के क्वेश्चन जो आपसे उत्तराखंड के अंदर यूके एसएससी हो चाहे यूके पीएससी हो, उन्होंने पूछे हैं। ऐसे 1050 से ज़्यादा जीके के क्वेश्चंस को कल हमने मास्टर वीडियो में देखा था, उसे भी आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बैलिस्टिक लावा के अपक्षय के कारण भारत की निम्नलिखित में से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन, भारत की कौन सी मिट्टी बैलिस्टिक लावा के अपक्षय के कारण बनी है। सही आंसर है रेगूर मिट्टी। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि रेगूर मिट्टी का अन्य नाम क्या है, तो रेगूर मिट्टी का ही अन्य नाम है काली मिट्टी। और एक और क्वेश्चन आता है इसी से मिलता जुलता, कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन मानी जाती है, तो कपास के लिए भी सबसे अच्छी मिट्टी काली मिट्टी या रेगूर मिट्टी मानी जाती है। इसके साथ एक और फैक्ट जोड़ दीजिए कि यह मिट्टी आपके लावा के अपक्षय के कारण बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा मैथिली, डोंगरी, बोडो और संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो देखिए, संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, इसमें आपकी 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं शामिल हैं और इनको लेकर क्वेश्चन आते रहते, क्योंकि जब हमारा संविधान लागू हुआ, इस सूची में केवल 14 भाषाएं थी। तो ये जो 8 भाषाएं जुड़ी हैं, कब कब जुड़ी हैं, क्वेश्चन आता है। दूसरा, हमारे संविधान की कौन सी अनुसूची है जिसमें भाषाओं के बारे में बताया है, 8वीं अनुसूची। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, अब इसके उत्तर पे आते हैं। हमारे संविधान में शुरुआत में कितनी भाषाएं थी इस अनुसूची में? 14। तो पहला संविधान संशोधन इस अनुसूची को लेकर जो होता है वो 1967 में होता है, जिसमें आपका 21वां संशोधन किया जाता है और सिंधी भाषा को जोड़ दिया जाता है। इसके बाद 1992 में 71वां संविधान संशोधन होता है, जिसके तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ दिया जाता है। और इसके बाद आता है सन 2003, जिसमें आपका 92वां संविधान संशोधन होता है, जिसके माध्यम से संथाली, मैथिली, बोडो और डोंगरी को जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। साथ में आपको इन 2 वर्षों को भी याद करना है, क्योंकि अगर ये वाला पूछा गया है, 92वां संविधान पूछा गया है संशोधन, तो आपसे 21 और 71 भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपने पद से किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं। तो देखिए, जो राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं, पहले इनकी नियुक्ति देख लेते हैं, फिर इनको हटाने के बारे में बात करेंगे। जो राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं आपके, इनके सदस्यों को नियुक्त करते हैं राज्य के राज्यपाल। ठीक है, जो अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, इनको अपॉइंट कौन करते हैं? राज्यपाल। लेकिन इनको पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है कि जो आपके स्टेट पब्लिक कमीशंस होते हैं, यानी राज्य लोक सेवा आयोग, किस उम्र तक अपने पद पर रहते हैं? तो 62 वर्ष की आयु तक या फिर 6 वर्ष का कार्यकाल। तो 6 या 62 इनका होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। अब देखिए, आरक्षण की बात करी गई है विधानसभाओं के अंदर एससी और एसटी के लिए। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन मत कर जाना 330 में या 332 में, दोनों में एससी एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान है। लेकिन जो 330 है, ये आपके लोकसभा में आरक्षण देता है, 332 विधानसभा में देता है। और हमसे विधानसभा पूछी है तो सीधा 330 पे टिक नहीं करना है, 332 पे करना है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है, राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाले प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित करने के लिए कैसा प्रस्ताव चाहिए। देखिए, राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद के तहत लगता है? अनुच्छेद 356 के तहत। और जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो उसके लिए आपको केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। लेकिन इस चीज को विशेष यहां पर ध्यान रखना, अगर 352 के तहत देश में आपातकाल लगता है तो उसके लिए आपको विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, केवल राष्ट्रपति शासन के लिए साधारण बहुमत चाहिए। नेक्स्ट है हमारा 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल उपबंध के आधार पर लोकसभा के किसी सदस्य की निर्भरता के प्रश्न पर निर्णय लेने का अधिकार निम्न में से किसे है? तो दल बदल कानून के अनुसार किसी भी सदस्य की सदस्यता पर निर्णय लेने का अधिकार लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष को होता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन राष्ट्रीय आय को व्यक्त करता है? तो इनमें से राष्ट्रीय आय को व्यक्त करता है स्थिर बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो स्थिर बाजार मूल्य पर जो जीडीपी होती है उसे ही कहते हैं राष्ट्रीय आय। इस तरीके के ऑप्शंस भी आपको पेपर में दिए जाते हैं ताकि आप कंफ्यूज करें। तो आपकी जो राष्ट्रीय आय होती है कैसे होती है, कौन सी मानी जाती है? जो स्थिर बाजार मूल्य होता है उसके ऊपर जीडीपी। भारत में कृषिगत वस्तुओं के विपणन हेतु निम्न में से कौन सा संगठन उत्तरदायी है? तो देखिए, भारत में कृषिगत वस्तुओं के विपणन के लिए, उनके व्यापार के लिए कौन सी संस्था है उत्तरदायी? यह आपकी नेफेड। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेफेड का फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इसका पूरा नाम होता है। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को करी गई थी। तो नेफेड की स्थापना भी पूछ लेगा। और ये किसके लिए उत्तरदायित्व है? कृषिगत वस्तुओं के विपणन के लिए, उनके व्यापार के लिए। नेक्स्ट है हमारा, एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करती है? तो देखिए, एमएस एक्सेल की शॉर्ट कीज पूछी जाती है। इनमें से कौन सी शॉर्ट की है एमएस एक्सेल की जो आपको एडिट करने के लिए यहां पर एनेबल करती है? तो वो है F2। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। चेदी वंश का संबंध किस क्षेत्र से था? अब देखिए, चेदी वंश को लेकर लगातार क्वेश्चन आते हैं। इस वंश का एक फेमस राजा है जिसका नाम है राजा खारवेल। और आप जानते हैं राजा खारवेल कहाँ के हैं? राजा खारवेल कलिंग के हैं। तो ये संबंध कहां से होगा? कलिंग से होगा। कलिंग यानी आज का उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा पर एक वंश की स्थापना होती है, चेदी वंश। चेदी वंश का जो संस्थापक था वो महामेघवाहन था। ठीक है, इस वंश का संस्थापक महामेघवाहन था, इसीलिए इस वंश को महामेघवाहन वंश भी कहा जाता है। और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था कलिंग नरेश खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल का हमको एक अभिलेख मिला है, हाथी गुम्फा अभिलेख। क्वेश्चन आता है यह अभिलेख किससे संबंधित है? तो यह चेदी वंश के शासक खारवेल से संबंधित है। एक उत्तराखंड में क्वेश्चन आया था कि ये जो अभिलेख हमें मिला है किस भाषा में है? तो यह आपके प्राकृत भाषा में है। और प्राकृत भाषा का इस्तेमाल अपने उपदेशों में कौन करते हैं? अपने उपदेश प्राकृत भाषा में कौन देते हैं? महावीर स्वामी देते हैं। तो क्वेश्चन आता है जो खारवेल है किस धर्म का अनुयायी था? तो यह एक जैन था। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। इस अभिलेख की भाषा प्राकृत है और लिपि इसकी ब्रह्म लिपि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, किस शासक ने अपने सिक्कों पर बुद्ध को अंकित किया था? तो अपने सिक्कों पर बुद्ध को अंकित किया था कनिष्क ने। और कनिष्क किस वंश का शासक है? कनिष्क आपके कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा है। ठीक है, इसी के काल में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया जाता है और इसी के काल में बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में, महायान और हीनयान शाखा में विभाजित हो जाता है। आपसे क्वेश्चन आता है कि जो कनिष्क था, क्योंकि इसी के काल में विभाजन हुआ है, तो कनिष्क किस शाखा का था? तो कनिष्क आपके महायान शाखा का अनुयायी था। ठीक है, नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो देखिए, भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में होती है, जो नयनार और अलवार संत थे उनके द्वारा। इस आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत में लाने का जो श्रेय जाता है वो रामानंद को जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था?
तो देखिए 1857 की क्रांति से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इस दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। मौलवी अहमदुल्ला को 1857 की क्रांति का लाइट हाउस भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है 1937 में प्रांतों में सरकार निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने माह तक रहा था? आप जानते हैं 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए थे। 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे, जिसमें से 8 प्रांतों में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती है। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में जब भारत को बिना उसके लोगों से पूछे शामिल कर दिया जाता है तो कांग्रेस सारी सरकारें कांग्रेस की इस्तीफा दे देती हैं। तो वही क्वेश्चन है कि कांग्रेस की सरकार कितने महीने तक चली थी? ये महीने चली थी आपके 28 महीने की सरकार। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। पूरे घटनाक्रम को एक्स्ट्रा फैक्ट के माध्यम से यहां पर समझते हुए चलते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि उस समय आखिर हुआ क्या था। देखिए, प्रांतीय चुनाव हुए 1937 में। यह चुनाव 1935 के अधिनियम के तहत हुए थे। क्वेश्चन आता है कि जो 37 में चुनाव हुए, अधिनियम कौन सा था जिसके तहत हुए? तो यह था आपका 1935 का भारत शासन अधिनियम। इस समय भारत में जो ब्रिटिश प्रांत थे वो 11 प्रांत थे, जिसमें बंगाल, बिहार, मुंबई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, असम, उड़ीसा, सिंध, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब, ये 11 प्रांत शामिल थे। इन 11 प्रांतों में कुल सीटें 1585 सीटें थी। अब हम चुनाव रिजल्ट पे चलते हैं। कांग्रेस कहां कहां जीती, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कांग्रेस ने 11 में से कितने प्रांत जीते, कितनों में उसे बहुमत मिला, किसको कहां का प्रधानमंत्री बनाया, ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। चलिए अब इनको देखते हैं। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में सरकार बनाई। जो 1585 सीटें थी टोटल, उनमें से कांग्रेस को 711 सीटें यहां पर मिली। कांग्रेस को 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला था। वो 5 प्रांत कौन कौन से थे? बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत और मद्रास। इन 5 प्रांतों में कांग्रेस को बहुमत मिला, तो कांग्रेस ने यहां पर अपनी सरकार बनाई। इन 5 के अलावा 2 प्रांत ऐसे थे जहां पर कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनकर आई, असम और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। तो इसमें भी कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। 5 और 2 7। और एक प्रांत था आपका बंबई, जहां भी कांग्रेस को लगभग बहुमत मिला था, तो वहां भी कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। इसके बाद क्या हुआ? चुनाव के बाद प्रांतों में प्रधानमंत्री। तो जिन 5 सीटों पर कांग्रेस को बहुमत था, तो वहां पर बिहार, जहां का प्रधानमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा को बनाया, उड़ीसा में बीएन दास को, मद्रास में सी राजगोपालाचारी को, संयुक्त प्रांत में जीबी पंत को और मध्य प्रांत में एनबी खरे को। इसके अलावा 3 जहां पर कांग्रेस ने गठबंधन की सरकार बनाई, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में डॉक्टर खान साहब, असम में मोहम्मद सादुल्ला और बंबई में बीजी खरे। तो ये 8 प्रधानमंत्रियों के नाम आपने याद करना है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? दूसरे विश्व युद्ध में भारत को बिना पूछे सरकार ने युद्ध में शामिल कर दिया, जिससे कांग्रेस की सभी सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस सरकारों के इस्तीफे को मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। तो इस दिन कांग्रेस की सारी सरकारों ने इस्तीफा दे दिया और इस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। अब यहां से क्वेश्चन आता है, मुक्ति दिवस किसने मनाया? मुस्लिम लीग ने। कब मनाया? 22 दिसंबर 1939। क्यों मनाया? कांग्रेस के इस्तीफा देने के उपलक्ष्य में। शासन कितने माह चला था? 28 माह। और यही आपका प्रश्न था। तो आपके एक क्वेश्चन से आपके इतने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि चुनाव कब हुए, कौन कौन से प्रांत थे, कांग्रेस को कहां पर पूरा बहुमत मिला, कहां पर उसने गठबंधन की सरकार बनाई, कहां का प्रधानमंत्री किसे बनाया, और इसके बाद मुक्ति दिवस कब मनाया गया, क्यों मनाया गया, और शासन कितने माह चला। नेक्स्ट है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने करी थी? तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ये बनती है 1936 में और इसके संस्थापक होते हैं BR अंबेडकर। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा एक ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? तो देखिए यहां पर आपको जल धाराएं दी गई हैं, इनमें से कौन सी ठंडी वाली नहीं है? देखिए जो कनारी जल धारा है ये आपकी ठंडी जल धारा है अटलांटिक महासागर की। आयोशिवो की बात करते हैं, ये प्रशांत महासागर की ठंडी जल धारा है। लेब्राडोर की बात करते हैं, लेब्राडोर अटलांटिक महासागर की ठंडी जल धारा है। तो ये तीनों तो ठंडी जल धारा हो गई। जो अगुलहास है ये हिंद महासागर की गर्म जल धारा है और हमें गर्म ही बतानी थी। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शहर यूरोप की तेल राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो यूरोप की तेल राजधानी ये कहा जाता है एबरडीन को। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। एबरडीन शहर आपके स्कॉटलैंड में पड़ता है और कुछ एग्जामों में जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो स्कॉटलैंड एग्जाम में ना देकर आपको ग्रेट ब्रिटेन दे दिया गया। ग्रेट ब्रिटेन में आपके 4 देश शामिल होते हैं, जिसमें आपका इंग्लैंड है, उत्तरी आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है और वेल्स है। तो ध्यान रखना अगर स्कॉटलैंड विकल्प में ना आए कि एबरडीन कहाँ है। हालांकि लोकेशन ज़्यादा अभी तक नहीं पूछी गई है, सिर्फ इतना पूछा गया है यूरोप की तेल राजधानी किसे कहते हैं, आप एबरडीन का नाम याद करेंगे। लेकिन अगर लोकेशन पूछेगा, स्कॉटलैंड अगर होगा तो उसको चुनेंगे, अदरवाइज ग्रेट ब्रिटेन को चुनेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की विविधता अपेक्षाकृत अधिक है? तो इनमें से कौन से पारिस्थितिकी तंत्र में, इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा हमें प्रजातियों की विविधता देखने को मिलती है? ये मिलती है प्रवाल भित्तियों में। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा जैव विविधता हमको यहीं पर देखने को मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो चलिए इनको यहां पर मैच करते हैं। एक तरफ बांध दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको नदी दी गई है। सरदार सरोवर बांध क्या नर्मदा नदी पर है? ये आपका सही है। तिलैया बांध क्या कोनार नदी पर है? तो ये गलत हो जाएगा। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध आपकी कृष्णा नदी पर है। ये वाला बांध आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। जो तिलैया बांध है आपका, ये कोनार नदी नहीं, बराकर नदी के ऊपर बना हुआ है और यह बांध आपके झारखंड में स्थित है। अब क्यों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्यों तिलैया बांध फेमस है, उसको समझते हैं। भारत की काफी इंपॉर्टेंट एक परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना। इसको समझिए, आपको पता चल जाएगा तिलैया बांध क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, दामोदर नदी जो है आपकी हुगली नदी की प्रमुख सहायक नदी है। इसी दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है और इसी नदी के ऊपर एक परियोजना बनाई गई थी, दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, इसको लेकर क्वेश्चन आते हैं। इस परियोजना की रूपरेखा अमेरिका के टेनेंसी घाटी परियोजना के आधार पर तैयार करी गई। दामोदर घाटी निगम 1948 में बना और इस परियोजना के तहत पहले चरण में 3 बांध बनाए गए थे, मैथॉन, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध, और इन बांधों का निर्माण बराकर नदी के ऊपर किया गया था। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना जो काफी फेमस परियोजना है, इसके पहले चरण में जो बांध बने थे उनमें से एक है तिलैया बांध। किस पर बना था? बराकर नदी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था? तो देखिए, दूसरा गोलमेज सम्मेलन जिसमें कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी भाग लेते हैं, ये फेल क्यों रहा था उसको समझेंगे। ये फेल रहा था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अब पूरे घटनाक्रम को, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान क्या क्या हुआ, क्या क्या क्वेश्चन आपके यहां से पूछे जाते हैं, उस घटनाक्रम को समझते हैं। देखिए, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में आयोजित किया गया। पहला तो वर्ष ही पूछा जाता है, डेट सहित याद कर लीजिए। 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक ये चला। जब ये गोलमेज सम्मेलन चला उस समय इंग्लैंड का सम्राट जॉर्ज पंचम था। उस समय ब्रिटिश का पीएम था रैमजे मैकडोनाल्ड और इसी की अध्यक्षता में ये सम्मेलन आपके हो रहे थे। भारत वाइसराय उस समय वेलिंगटन था। भारत सचिव उस समय आपका सैमुअल होर था। ठीक है, इसके बाद क्या, इसमें जो प्रमुख प्रतिनिधि थे कि किसने किसकी तरफ से कौन इसमें भाग ले रहा था उसको देखते हैं। कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने भाग लिया, मुस्लिम लीग की तरफ से इसमें जिन्ना ने भाग लिया, अनुसूचित वर्ग की तरफ से इसमें भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया। क्वेश्चन आता है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? भीमराव अंबेडकर। कांग्रेस किस में लेती है? कांग्रेस केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेती है जिसमें उसकी तरफ से महात्मा गांधी जाते हैं। ठीक है, इसमें परिणाम क्या निकला इस गोलमेज सम्मेलन का? सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण ये असफल रहा। जो ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, सांप्रदायिक समस्या यानी सांप्रदायिक निर्वाचन के मुद्दे पर फेल रहा। भारतीयों द्वारा असहमति बनने के कारण प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी। सांप्रदायिक मुद्दे पर यह फेल रहा, उसके बावजूद 1932 में सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा कर देता है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। अब ये सांप्रदायिक पंचाट था क्या उसको भी देख लेते हैं। सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड 1932 में इसकी घोषणा होती है। 16 अगस्त 1932 को होती है।
इसकी घोषणा रैमजे मैकडॉनल्ड करता है, जो उस समय वहां का प्रधानमंत्री था। इसके तहत था क्या? इसके तहत अनुसूचित जाति और दलित वर्गों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र उनको घोषित कर दिया था, यानी उनके लिए भी पृथक निर्वाचन की शुरुआत यहां पर कर दी थी। सबसे पहले जो अलग निर्वाचन दिया गया था, आप जानते हैं 1909 के तहत मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था करी गई। 1919 के तहत सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था करी गई। और इस पंचाट के तहत जो दलित थे, अनुसूचित जाति के थे, उनके लिए भी कर दिया। तो सांप्रदायिक पंचाट आपका क्या था? एससी और जो दलित थे उनके लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र। इसी घटना के बाद महात्मा गांधी अपना विरोध शुरू करते हैं पूना पैक्ट जिसके लिए होता है। तो अब पूना पैक्ट को भी यहीं पर समझ लेते हैं। एक साथ आपका गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक पंचाट, पूना पैक्ट यहां पर क्लियर हो जाएगा। पूना पैक्ट होता है 1932 में। कारण क्या था? सांप्रदायिक पंचाट के तहत दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की घोषणा। तो इसके कारण यहां पर पूना पैक्ट किया जाता है। महात्मा गांधी इसका विरोध करते हैं। विरोध में महात्मा गांधी 20 सितंबर 1932 से यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर देते हैं। गांधी का कहना था कि जो अनुसूचित जाति है ये हिंदू धर्म का ही एक भाग है, इसको बांटना ठीक नहीं है, इसको बांटना चौंकाने वाला है। जबकि अंबेडकर कहते थे कि जब मुस्लिमों के लिए, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए अलग निर्वाचन हो सकता है तो अनुसूचित जाति के लिए क्यों नहीं? तो ये विवाद हुआ, महात्मा गांधी आमरण अनशन करते हैं और इसी का सॉल्यूशन निकाला जाता है पूना समझौता। पूना समझौता आपके 24 सितंबर को हुआ था, ठीक है, यहां पर 24 कर देना। और किसके बीच में हुआ था पूना समझौता? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर। इस समझौते में महत्वपूर्ण योगदान मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, तेज प्रताप सप्रू और राजगोपालाचारी का था। इस समझौते में हस्ताक्षर कौन कौन करते हैं? पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय करते हैं। इसमें क्या क्या निर्णय लिए गए ये भी कभी कभी आ जाता है। पृथक निर्वाचन की मांग को अंबेडकर के द्वारा वापस ले लिया गया। प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए आरक्षित सीटें 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। ये क्वेश्चन आता है कि पूना पैक्ट के बाद सीटों में कितना परिवर्तन हुआ? 71 से 148। केंद्र में दलितों के लिए 18% यहां पर आरक्षित कर दिया गया और दलितों के लिए सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण की व्यवस्था करी गई। तो ये सब किससे हुआ? पूना पैक्ट। इसको आपने ध्यान रखना है। तो आपका एक ही क्वेश्चन से गोलमेज सम्मेलन, उससे जुड़े तथ्य क्लियर हो गए। सांप्रदायिक पंचाट को हमने डिटेल में समझा कि वो आखिर था क्या, और पूना पैक्ट को हमने देखा। नेक्स्ट है गांधी बनाम लेनिन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो गांधी बनाम लेनिन यह किताब 1921 में आई थी और इस किताब को MASA डांगे के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है किस आंदोलन के समय गांधी जी ने 1 वर्ष के भीतर स्वराज दिलाने का वादा किया था? तो 1 वर्ष के अंदर स्वराज दिलाने का वादा महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान किया था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अब असहयोग आंदोलन को भी यहीं पर क्लियर कर लेते हैं। देखिए, जो आधुनिक भारत के आपके टॉपिक हैं ज़्यादा आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम कोशिश कर रहे हैं आपके एक एक जो आधुनिक भारत का टॉपिक है उनको यहीं पर क्लियर करते हुए चलें। उसी क्रम में हमने पूरे गोलमेज सम्मेलन को, पूना पैक्ट को यहाँ पर क्लियर किया। इसके अलावा इसके पहले हमने प्रांतीय चुनाव को क्लियर किया। अब आधुनिक भारत का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है असहयोग आंदोलन, वो भी आपका यहीं पर पूरा रिवाइज हो जाएगा सभी तथ्यों के साथ। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 के बीच में चलता है। इस आंदोलन की घोषणा महात्मा गांधी 20 जुलाई 1920 को करते हैं और 1 अगस्त 1920 से आंदोलन शुरू होता है। तो घोषणा होती है जुलाई में, 1 अगस्त से आंदोलन की शुरुआत की जाती है। क्वेश्चन भी आता है जो असहयोग आंदोलन था कब शुरू हुआ, डेट सहित पूछता है। 1 अगस्त को ही, जिस दिन यह आंदोलन शुरू हुआ उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। तिलक के बारे में महात्मा गांधी कहते हैं कि वे आधुनिक भारत के निर्माता हैं और तिलक के बारे में जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि वो भारतीय क्रांति के जनक थे। तो ये 2 स्टेटमेंट भी आपने याद कर लेने हैं, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ 1 अगस्त को, किस नेता की मृत्यु हो गई थी? बाल गंगाधर तिलक। आंदोलन का उद्देश्य क्या था? आंदोलन का उद्देश्य था जलियांवाला बाग हत्याकांड को न्याय दिलाना, यानी उसकी प्रॉपर जांच करना और जो दोषी हैं उनको सजा देना। दूसरा, स्वराज की प्राप्ति, और कहा गया कि 1 साल के भीतर हम स्वराज की प्राप्ति यहां पर कर लेंगे। और खिलाफत आंदोलन को सम्मान पूर्वक न्याय दिलाना। ये 3 उद्देश्य थे प्रमुख असहयोग आंदोलन के। कुछ लोगों ने इस आंदोलन का विरोध किया था, उसमें कौन कौन शामिल हैं? सबसे पहले जिन्ना का नाम इसमें शामिल है।
जिन्ना का यहाँ पर कथन था कि जो खिलाफत आंदोलन है वो एक धार्मिक आंदोलन है, असहयोग आंदोलन एक राजनीतिक आंदोलन है, तो दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए इसने असहयोग आंदोलन का विरोध किया। दूसरे जो इसके विरोधी थे उसमें मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, विपिन चंद्र पाल थे। इन तीनों का कहना था कि हम असहयोग करेंगे लेकिन चुनाव में भाग लेकर जब हम जीतेंगे, विधानसभा में जाएंगे तो अधिकारी बनकर विधानसभा में जाकर हम असहयोग करेंगे। लेकिन महात्मा गांधी संपूर्ण बहिष्कार की बात कर रहे थे, तो इसीलिए ये यहां पर इसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि चुनाव में भाग लेकर फिर परिषद का सदस्य बनकर असहयोग करना चाहते थे, अपने लेवल पर विरोध करना चाहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी इस आंदोलन का विरोध किया। इनका एक फेमस कथन जो बहुत बार पेपर में आता है कि गांधी जी के संपूर्ण बहिष्कार की जब उन्होंने घोषणा करी उस दौरान विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, जिसमें टैगोर ने कहा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है। तो क्वेश्चन आता है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों की होली जलाने को निष्ठुर बर्बादी किसने कहा था? टैगोर ने कहा था। सिर्फ इसके लिए इन्होंने इसका विरोध किया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इन्होंने भी विरोध किया क्योंकि ये भी चुनाव के बहिष्कार से इनको प्रॉब्लम थी। एनी बेसेंट, इन्होंने भी विरोध किया क्योंकि ये संवैधानिक तरीके से आंदोलन चलाना चाहती थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि कई बार जब क्वेश्चन पेपर आपका डिजाइन किया जाता है तो आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हॉट टॉपिक्स हैं, जैसे असहयोग आंदोलन हो गया, महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह हो गए, उनको लेकर एग्जामिनर नए नए क्वेश्चन बनाता है। हो सकता है अगली बार एग्जामिनर बना दे के बताएं इनमें से कौन असहयोग आंदोलन का विरोधी था, समर्थक था, इस तरीके से। तो इन नामों को भी आपने ध्यान रखना है। इसके बाद क्या हुआ? असहयोग आंदोलन शुरू हो गया, काफी चला। 1922 में 5 फरवरी के दिन यूपी के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक जगह पर पुलिस के साथ यहां पर भीड़ की मुठभेड़ हो जाती है। पुलिस चौकी में आग लगाई जाती है, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत यहां पर हो जाती है। 8 फरवरी को महात्मा गांधी को इसकी सूचना मिलती है और 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है। तो असहयोग आंदोलन स्थगित कब हुआ? 12 फरवरी 1922 को। तो ये हमने असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट तिथियों को यहां पर देखा। सहायक संधि प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सहायक संधि, भारत में इस संधि का सबसे पहले जो इस्तेमाल करता है वो ड्यूप्ले करता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ड्यूप्ले एक फ्रांसीसी गवर्नर था और सबसे पहले यही भारत में सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत करता है। बाद में इसका व्यापक प्रयोग कौन करता है? वेलेज़ली करता है। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? तो किसी भी ओलंपिक में मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला, इनका नाम था कर्णम मल्लेश्वरी। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ये एक वेट लिफ्टर थी। सन 2000 में जो सिडनी ओलंपिक हुए थे वहां पर इनको कांस्य पदक प्राप्त हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मणिपुर के एक स्वदेशी खेल सागोल कंगजाई वर्तमान के किस खेल के समान है? तो मणिपुर का एक स्वदेशी खेल है वहां का सागोल कांगसाई। क्वेश्चन आएगा किस प्रदेश में खेला जाता है? मणिपुर में। और यह वर्तमान के किस खेल के समान है? तो ये पोलो के समान है। ऑप्शन बी सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। इसको भी आपने ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारी सीरीज है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज, और जिसका हमने आज 55वां पार्ट यहां पर क्लियर किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका स्कोर यहां पर कितना रहा ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।